हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेली स्टडी। अभी आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है जल्दी ही। देन आरआरबी क्लरिकल का भी नोटिफिकेशन साथ ही आएगा। ये दो एग्जाम ऐसे होंगे जो कि सबसे पहले एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड देन एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन एग्जाम्स का भी कारवा शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज जिस पे कोई बात नहीं करता वो है योर ओल्ड मिस्टेक्स। और ये हम बात कर रहे हैं उन सभी रिपीटर्स स्टूडेंट्स की जो अपनी प्रिपरेशन जोन में इतने खो चुके हैं कि 2 साल कब हो गए मालूम ही नहीं है, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए और 10 साल तक होने को आ चुके हैं। बट हो क्या रहा है, कभी उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। 4-5 साल तक तो वो प्री में लगे रहते हैं, और जब प्री क्वालिफाई हो भी जाता है तो फिर वो मेंस के लूप में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि मेंस कैसे क्वालिफाई करना है इसका कोई आइडिया ही नहीं है। यहाँ पर जो क्राउड है, जो मैक्सिमम परसेंटेज में आता है, हम मान के चलते हैं 99%। इससे ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, समझिए इस चीज को। अगर 8 लाख बच्चे, चलो 8 लाख भी छोड़ो, थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं हम। अगर 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख स्टूडेंट्स इसी एग्जाम में अपियर होते हैं, ठीक है, ये बात हो रही है अपियर होने की, यानी कि वो प्री देने गए। किस लिए? प्री अटेम्प्ट करने गए वो। कोई भी एग्जाम हो सकता है, एक्स वाई जी आप मान के चलते हैं। अब यहाँ पर 10 लाख का जो 1% है वो कितना हुआ? 10,000 ही तो होगा। 10 के 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख होगा। तो ये तो हम बात कर रहे हैं 99% स्टूडेंट्स की। यानी कि जो ये 10 लाख स्टूडेंट्स है, इनमें से 10,000 बच्चे ही मात्र ऐसे होते हैं जो उन सीरियस ट्रैक, एक सही रास्ते पे राइट अप्रोच के साथ प्री और मेंस को साथ में क्वालिफाई करते हुए जा रहे हैं। या फिर कुछ मिस्टेक्स होती भी है तो उसको रेक्टिफाई करके आगे मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठ जाते हैं, या फिर क्लरिकल में सिलेक्शन ले लेते हैं। बट उन बच्चों की बात कौन करेगा जो 99% में आते हैं, 1% में नहीं आते। तो ये जो 99% बच्चे हैं, ये है कौन बेसिकली, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो सुनिए इस चीज को। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिगनर्स होंगे। हर साल जहां तक मुझे लगता है 2 से 4 लाख या 5 लाख स्टूडेंट्स बिगनर्स जो होते हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। बाकी के जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कई साल से एग्जाम में लगे हुए क्वालिफाई करने में, वो इसमें आराम से 50% से ज्यादा ही रहते हैं। अब जो कंपटीशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, कम तो हो नहीं रहा। तो ये जो बच्चे बिगनर्स है, यानी कि जो 2025 का एग्जाम देंगे अपना सिलेबस कवर करके, और अगर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ 2025 में, तो ये 2026 में दोबारा अपियर होंगे। अब जैसे ही ये 2026 में अपियर होते हैं, ये रिपीटर में आ जाएंगे ना। ये तो आप सच झुठला नहीं सकते, हकीकत है ये। और जो बच्चे ऑलरेडी ही रिपीटर है, कोई 2016 से तैयारी कर रहा है, कोई 17 से तैयारी कर रहा है, कोई 2018 से, कोई 20 से तैयारी कर रहा है, कोई 23 से, तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, रुकेगा नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चे रिपीटर्स है ये इस लूप में फंसे क्यों हुए हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये चीज रियलाइज ना हो, लेकिन आज आपको रियलाइज हो कि एक्चुअली में आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न, एंड देन यहाँ पर हम लेके चलते हैं मेंस का पैटर्न। अब मान के चलिए यहाँ पर दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है ए और एक है बी। स्टूडेंट ए को प्रीलिम्स एग्जाम में फंसे हुए करीबन 4 इयर्स हो चुके हैं, और इनको अभी तक यही नहीं मालूम कि प्री एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए इन 4 इयर्स में, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 या ज्यादा भी हो सकते हैं, इन एग्जाम्स में इनका आज तक कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। और हुआ भी होगा तो कोई 1, 2 या 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है। और जब इनका कोई प्री क्वालिफाई हो भी जाता है, तो जब ये मेंस में अपेयर होते हैं तो मेंस तो इनसे हिलता ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो मेंस की डिमांड है वो ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये कंप्लीट अपना माइंडसेट प्री का बना चुके हैं। अब ये उस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? रिजल्ट में नेगेटिव तो आएगा, पॉजिटिव तो आएगा नहीं।
अब ये जो मेंस की बात आती है, तो जो स्टूडेंट ए था जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल अपनी प्रिपरेशन में दे दिए टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और वो भी गरीमत की बात है अगर क्वालिफाई हो जाए तो ये जब मेंस में आएंगे तो मेंस का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो समझने में, वो प्रैक्टिस करने में और उस तक एक अपना लेवल बनाने में उनको काफी टाइम लगेगा, अगर अप्रोच उनकी सही हुई तो। अगर सही नहीं हुई तो जहां उनको 4 साल फ्री में लगे हैं वहीं ये मेंस में 3 से 4 साल और बर्बाद कर देंगे, और तब भी पता नहीं मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। वहीं पे जो स्टूडेंट बी है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट बी एक रिपीटर भी हो सकता है, चाहे वो कितने साल से एग्जाम दे रहे हो मैटर नहीं करता, एक बिगनर भी हो सकता है, मैटर करता है कॉन्शियस एफर्ट। कौन सा एफर्ट मैटर करता है? कॉन्शियस एफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है ए जो कि बिगिनर है, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है। एक स्टूडेंट है बी जो कि रिपीटर है, जो कि 2018 से या जिनको प्रिपरेशन करते करते 4 साल या 5 साल 6 साल हो चुके हैं। अब ये जो आया है 2025 से, क्योंकि अब एग्जाम्स का सीजन शुरू हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट ए है जो कि बिगिनर है उसको राइट अप्रोच मिल चुकी है, उसको पता है एग्जैक्टली प्री क्वालिफाई कैसे करना है, उसको स्ट्रेटेजी मालूम है और वो उसको अप्लाई करना शुरू कर चुका है। प्लस वो अपनी प्रोग्रेस को खुद विटनेस कर सकता है, यानी कि खुद महसूस कर सकता है कि उसकी प्री की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। और ये सेम चीज रिपीटर्स पे लागू होती है। तो जो स्टूडेंट्स जो अब भी समझ जाएंगे टाइम से, एक अपनी स्केड्यूलिंग करेंगे कि टारगेट्स कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे उनको आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, तो ये भी सेम अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए, इनका जो लेवल है वो इंक्रीज ही तो होगा। भाई कल को इनके एग्जाम में जो भी इन्होंने एग्जाम दिए हो, अगर कोई कट ऑफ एग्जाम की सपोज आरआरबीपीओ है तो 80 में से इनके कट ऑफ स्टेट की सपोज 55 गई है, बट इनके मार्क्स हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं 45 टू 50 के बीच में। तो जो डिफरेंस है इतने मार्क्स का, वो डिफरेंस कैसे फुलफिल होगा? वो डिफरेंस तब फुलफिल होगा जब आप वो करोगे जो आपको ये सब डिफरेंस को फिनिश करने में हेल्प करेगा, और वो किया है आपका राइट एफर्ट। जब तक आप राइट एफर्ट नहीं करोगे, यानी कि जो चीज नीडेड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन, तो ये इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो रिपीटर्स बच्चे हैं, यहाँ पर कुछ एडवाइस है आप सभी के लिए जो भी एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं 2025 के, वेदर इट इज आरआरबी पीओ, क्लैरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एक्सवाईजी, जो भी आपका टारगेट है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप प्री के मॉक लगा रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उसका जो सिलेबस है ना वो सेम रहता है, डिफरेंट थोड़ी रहता है। अगर आप मेरे से ये बोलोगे कि सर एसबीआई पीओ का या फिर आईबीपीएस पीओ का सिलेबस इज डिफरेंट देन आरआरबी पीओ, नो इट इज नॉट, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, एसबीआई पीओ का लेवल जो है वो आईबीपीएस पीओ से स्लाइटली थोड़ा सा हाई आता है, और कभी कभार तो सेम भी आ जाता है, लेकिन जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का लेवल है वो आरआरबी पीओ से हमेशा ऊपर ही रहता है। समझे ये चीज? तो अगर आप ऊपर की चीज पे भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या आपको इसका बेनिफिट इस पे नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा बेनिफिट आपको। तो करना क्या चाहिए? तो अब ये बात बिगनर्स के लिए भी आती है और रिपीटर्स के लिए भी आती है। रिपीटर्स बच्चे और बिगनर्स बच्चे, आप दोनों को क्या करना है, जैसे ही आपकी प्रीलिम्स में यानी कि मॉक जो आप लगाओगे, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैंने पहले कुछ रिकमेंडेशंस बताई थी, अगर आपको वो परचेज करना है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो जो आपके प्री के मॉक में 80 परसेंटाइल, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 80 परसेंटाइल आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि आप एकदम सेफ साइड पे जा रहे हो और आपका रास्ता एकदम ठीक है, और ग्रेजुअली ये 80 परसेंटाइल इंक्रीज होके 95 प्लस परसेंटाइल भी चले जाएगा, ये डेफिनेट है। लेकिन जो एफर्ट है वो सेम रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, अभी आपका कोई भी लेवल हो प्री का मैटर नहीं करता, अगर आपका ऑलरेडी 90% परसेंटाइल से ज्यादा आ रहा है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है इस पे ध्यान देने की। आप ग्रेजुअली अपना एक मॉक डेली का लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल 30, 40, 50, 60, 70 तक आ रहा है तो यू नीड टू अटेम्प्ट 3, 4, 5 मॉक्स ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। और ये जल्द से जल्द कारवा 1 महीने में फिनिश करो ताकि आपका लेवल यहाँ तक आए 80 तक।
और उसके बाद जैसे आपका परसेंटाइल 80 तक आए, आप सुनना मेन बात जो है ध्यान से, जो कि आपको रिपीटर्स लूप से बाहर निकालेगी। जैसे आपका परसेंटाइल 80 टच होने लगे, जैसे ऊपर आ जाए, तब आपको मेंस की प्रिपरेशन को साथ लेके चलना है। अब इस प्रिपरेशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको स्केड्यूलिंग करनी आनी चाहिए। स्केड्यूलिंग मतलब क्या होता है, टाइम टेबल बनाना, कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, यानी कि सब्जेक्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता तो फिर आप किसी भी सीनियर की या टीचर की हेल्प ले सकते हो आगे जाके, और बाकी जो हेल्प है वो आप इस वीडियो से भी ले सकते हो, काफी हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद क्या करना है आपको, आप जब टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि आपको, आपके पास सपोज 8 आवर्स का टाइम है डेली बेसिस पे, और आप क्योंकि आपका परसेंटाइल प्री में 80% से अबोव आ रहा है, तो आप 3 से 4 घंटे प्री को दो, और बाकी का जो टाइम होगा 3 to 4 आवर्स, वो आप मेंस के लिए रिजर्व रखो। और इसमें आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो वीडियोस हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो पीडीएफ हो, नहीं मैटर करता, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, मैटर नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो? और इसके अलावा चाहे वो मॉक टेस्ट ही क्यों ना हो, फुल या सेक्शनल, वो भी मैटर नहीं करता। आई एम अगेन रिपीटिंग, मेंस की प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो या फुल मॉक हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो पेपर फॉर्मेट में, जो कि फिजिकल पेपर होता है, या फिर जो आपका डिस्प्ले वाला पेपर होता है, सॉफ्ट पेपर यानी कि पीडीएफ वगैरह, या फिर वीडियोस, जहां से आपको प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो। मेंस के लिए आपको स्पीड की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, थोड़े से हाई लेवल के। मेंस का लेवल अगर मान के चलते 10 में से नंबर देंगे, तो लगभग 8 होता है 10 में से, ये मेंस का लेवल होता है। और प्री की अगर हम बात करें, तो 10 में से इसको 3 से 3.5 नंबर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कवर करने के लिए आपको वो एफर्ट करना होगा जो मेंस की रेस में आपको दूसरे से अलग लेके जाएगा। और उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हो और आपका परसेंटाइल 80+ आना शुरू हो चुका है, तो 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मेंस की प्रैक्टिस के लिए, निकालना सीखो। अब आप यहाँ पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते मेंस की, हर एक सब्जेक्ट की। तो क्या करना है, एक राइट अप्रोच क्या होती है, रीजनिंग होता है मेंस का, क्वांट होता है मेंस में, इंग्लिश तो हर एक मेंस में होता है एक्सेप्ट आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल, आप चॉइस कर सकते हो, और करंट अफेयर्स होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर्स एक वो सेगमेंट है, जब तक आप इसमें एवरेज परफॉर्म नहीं करोगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही कम रहेंगे। सिलेक्शन के चांस आपके उतने ही कम रहेंगे, यानी कि रिस्क रहेगा अगर आपका ये बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है। और अगर एवरेज है तो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम राइट अप्रोच की जो करंट अफेयर्स है वो लेके आ रहे हैं, जो कि हम मई मंथ से शुरू करेंगे। मई 2025 से हम इसके लेक्चर्स शुरू करेंगे, मई मंथ के। और ये हम फिनिश करते करते जून, जुलाई, अगस्त सारे जाएंगे कंप्लीट एकदम। और साथ में जुलाई, हमारा टाइम जुलाई का आएगा, जुलाई मिड के आसपास, तो हम बजट भी कवर करेंगे, जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम्स और बाकी सभी एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ हम अप्रैल के करंट अफेयर्स भी फिनिश करेंगे, कुछ मार्च की न्यूज के साथ इंपॉर्टेंट, जो कि आरआरबी, पीओ और क्लरिकल में काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन पूछता है। और आपको एक बात और बता देते हैं हम, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको डाउट ना हो। राइट अप्रोच के करंट अफेयर्स का जो लेवल है, जो इसकी लीगेसी है, वो जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के थे आरआरबी, पीओ के, आप उनसे पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स राइट अप्रोच टारगेट ग्रुप के लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे, वो सभी स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के बैच के थे राइट अप्रोच में। और हमारे करंट अफेयर्स के जो बैच थे, उसमें से स्टूडेंट्स ने आराम से 17, 18, 19, 20, 21 स्कोर किया है। और इसके स्क्रीनशॉट्स भी हमने ग्रुप में डाले थे, लास्ट ईयर की बात है जब रिजल्ट आया था मेंस का, और जब रिजल्ट स्पेशली इंटरव्यू के बाद आया था उनका स्कोर कार्ड। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100% कि राइट अप्रोच के करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही सुपीरियर है। जहां आपको मार्केट में 1000 पेजेस रीड करने होंगे 2 महीने के या 3 महीने के, वही राइट अप्रोच में ये मात्र काम 100 से 120 पेज में हो जाता है 2 महीने का। और 6 मंथ की जहां पर आप करंट अफेयर्स
3 से 4 हज़ार पेज में कवर करोगे या उसको याद करने की कोशिश करोगे पीडीएफ में, वही चीज राइट अप्रोच में आपकी 250 से 300 पेज में हो जाती है। ये है लीगेसी राइट अप्रोच की, और मार्क्स फिर भी उसी लेवल के आते हैं, उनसे ज्यादा भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ हम इसके नोट्स पीडीएफ भी शेयर करेंगे करंट अफेयर्स के। वो जो नोट्स पीडीएफ होगी, जितने लेक्चर्स हमारे होंगे उस पे करंट अफेयर्स पे, जो कि हम वीकली कवर करेंगे, उन सभी की नोट्स पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वीकली वाली, हर एक लेक्चर की भी। और साथ में मंथली कंपाइलेशन भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये जितनी मेहनत हम करेंगे वो फ्री में नहीं करेंगे। देखो, मेहनत लगती है, टीम का खर्चा है, हमारा खुद का एफर्ट है, कुछ एक मिनिमल प्राइस होगा आगे जाके इसका, वो आपको बियर करना पड़ेगा। और वो हमारी ग्रोथ के लिए भी है और आपकी ग्रोथ के लिए भी है। आपको सिलेक्शन चाहिए, हमको भी ग्रोथ चाहिए, हमको भी रिजल्ट चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो ये जो सब्जेक्ट्स है, इसके लिए आप अल्टरनेट डे की प्रैक्टिस करो। ये दोनों रीजनिंग और क्वांट में आप अल्टरनेट डे प्रैक्टिस करो। अपने जो भी टाइम आपको मिलता है, 3 4 5 घंटे का, 6 घंटे का, उसमें आप 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। सपोज आपने मंडे को किया रीजनिंग, और ट्यूसडे को आपने किया क्वांट, देन वेडनेसडे को आपने किया रीजनिंग, देन थर्सडे क्वांट, देन फ्राइडे रीजनिंग, एंड देन सैटरडे क्वांट। संडे को आप ऑफ ले सकते हो। वीक में एक दिन ऑफ लेना सीखो, ताकि आपका माइंड भी स्टेबल रहे जब तक कि एग्जाम एकदम क्लोज ना आ जाए। अब जो इंग्लिश की बात आती है, देखो इंग्लिश मेंस का कुछ भी अलग नहीं होता। आप सेक्शनल प्रैक्टिस करते रहो डेली बेसिस पे। जब आपके मार्क्स प्री के मॉक में, सेक्शनल या फिर फुल में, इंग्लिश में लगभग 80 परसेंटाइल आना शुरू हो जाए, सेक्शनल की बात कर रहा हूं मैं, या फिर एक्यूरेसी की बात करें तो भी आपकी 75 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप उसके बाद इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दो। बस एक ये काम करना है आपको, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक। और ये कोई भी हो सकते हैं, पीओ के भी हो सकते हैं, क्लरिकल भी हो सकते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस एग्जाम्स के भी हो सकते हैं। उसके साथ आप इंग्लिश का एडिटोरियल और आर्टिकल भी करना शुरू करो। ये दोनों चीज अगर आपने कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मार्क्स कभी भी इंग्लिश में खराब नहीं आएंगे, हमेशा अबव एवरेज आएंगे और टॉपर्स में आएंगे। लेकिन ये करनी पड़ेगी, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अपने प्री का लेवल इंक्रीज करके जुलाई मिड तक 80 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करना सीख लिया, उनको आ गया, उनकी स्किल्स डेवलप हो चुकी है। तो जुलाई मिड के बाद, यानी कि जुलाई मिड के बाद अब मैं मेंस की तैयारी भी शुरू कर दूंगा। अब उसके अंदर जैसे मैंने बताया, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में, रीजनिंग क्वांट या और क्वांट में अल्टरनेट डे पे करूंगा, सेक्शनल मॉक से, वीडियो से, जैसे मेरा मन करेगा, 2 से 3 घंटे। करंट अफेयर्स राइट अप्रोच से करूंगा या फिर किसी भी सोर्स से करूंगा जो भी आपको अच्छा लगता है। और इंग्लिश जो है उसके लिए जो मैंने बताया, आप वो चीजें फॉलो करेंगे। इतना कर लोगे तो आपको पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं है कभी भी स्कोर कार्ड के लिए। मेंस में आपका मेंस क्वालिफाई होगा ही होगा। रीजनिंग और क्वांट में आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको बस परफॉर्म इतना करना है कि आप एक तो सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओ और थोड़ी सी लीड जनरेट कर पाओ। ज्यादा भी नहीं, 15-20 नंबर की हर एक सेक्शन में स्लाइट लीड। जैसे अगर कट ऑफ मान लो रीजनिंग के अंदर मेंस की, एग्जांपल के तौर पे आरआरबी पीओ की बात करते हैं हम, आरआरबी पीओ में अगर कट ऑफ रीजनिंग की सपोज 50 में से गई है 7 मार्क्स, और यहाँ पर आपके मार्क्स आने चाहिए करीबन 15 के आसपास, 20 के आसपास, इतने तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए। ऐसे ही अगर वहां पर कट ऑफ क्वांट की गई है सपोज 6 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो आपके मार्क्स यहाँ पर 12 से 15 इतने तो आने ही चाहिए 50 में से, तब जाके आप यहाँ से कुछ कुछ लीड ले पाओगे। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर मैक्सिमम बच्चों के सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। वहीं पे आपको डबल डिजिट में मार्क्स लाने हैं, और जो लीड आप वहां से लेके जाओगे वो अलग लेवल की होगी, कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। एंड देन इट इज अबाउट योर सिलेक्शन। तो कंपटीशन में अगर बने रहना है, उसके लिए आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो कि लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि भीड़ चाल लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन से हटना है, इस लूप को तोड़ के सिलेक्शन लेना है, तो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स और स्ट्रेटेजीज, स्केड्यूल्स। अगर अदरवाइज अगर आप ब्लाइंड एफर्ट करते ही रहोगे, तो ये जो रिपीटर्स की जर्नी है ये कभी खत्म नहीं होगी। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो जितना जल्दी होश में आओगे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, आपकी कमियां क्या है, खामियां क्या है, उसको रेक्टिफाई करोगे, यू विल गेट सेलेक्टेड। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है, यू आर मैच्योर इनफ टू मेक योर एफर्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।